छत्तीसगढ़ जैसा कि राम जी की ननिहाल है, ये एक मान्यता और परंपरा है जो वहां मिलती है। जहां तक आज का जो विषय है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरगुजा की जनजातियों के बारे में, जो राम की जो परंपराएं जनजातियों की मिलती हैं, उसके संदर्भ में आप सब एकत्रित हुए हैं। वैसे तो मेरा संबंध 14 वर्ष का रहा है सरगुजा से। मेरे पिताजी आदिम जात कल्याण विभाग में ही बीडीओ थे और हमने अंबिकापुर में अध्ययन भी किया है बीए से और अध्यापन भी किया है वहाँ। तो एक बड़ा संबंध रहा है। लेकिन अब चूंकि वहाँ आप जो लोग हैं सरगुजा के जुड़े हुए और छत्तीसगढ़ के, उसके बारे में तो वो लोग बहुत अच्छा बताएंगे। हम आपसे केवल इस एनसाइक्लोपीडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक बड़ी कठिनाई आएगी जनजातीय परंपराओं को एनसाइक्लोपीडिया के फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि जो लोकगीत हैं, लोक गायन हैं, लोक परंपराएं हैं, वो अद्भुत हैं और बड़ी एक समृद्ध परंपरा के रूप में सरगुजा में प्राप्त होती है। सरगुजा चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर सोनभद्र का इलाका है, इससे जुड़ता है और रामायण संदर्भों के बहुत स्थल सरगुजा में प्राप्त होते हैं मूर्त परंपराओं के। प्रणाम सर, प्रणाम। तो जो ये मूर्त परंपराओं के संबंध जो अमूर्त विरासत के रूप में जनजातीय परंपराओं में मिलते हैं, देखिए जो राम है और रामायण है, उसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि वाल्मीकि जी हो या हमारे जो लोक में हो, ये जो परंपराएं, जो हमारे विश्वास जहां पर मिलते हैं, उसी से संबंधित वहां पर चित्र भी मिलते हैं, मूर्तियां भी मिलती हैं, स्थापत्य भी मिलता है। तो जब हमारी मान्यताएं एक समान मिलती हैं तो इसको हम फिर एक किताब या कथा या मिथक नहीं कह सकते। ये हमारी एक जीवंत संस्कृति है और वही इतिहास है। एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार या आप सब लोग जो इस महान कार्य को कर रहे हैं, उसके पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य है कि जिस हमारी समृद्ध विरासत को एक मिथक कहा जाता है, मैथोलॉजी के रूप में जिसको हम प्रयोग करते हैं विदेशी संदर्भों में, वो मैथोलॉजी न होकर के हमारा जीवंत इतिहास है और विरासत है। राम हमारे जीवंत हैं और उन्होंने वो उसपे कोई एक वो न हो, दुविधा न हो। हम नई पीढ़ी को ये सौंपना चाहते हैं, जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर हमारे सारे वेद, पुराण, उपनिषद, सारे मंदिर, सब कुछ अगर एक विनष्ट भी हो जाए, तो अगर 5 लोग किसी गांव में हैं भारत के, तब भी राम कथा हमारी जीवंत होगी। तो आप उसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, सरगुजा के उस क्षेत्र में जो जनजातियां रहती हैं। अब देखिए, सरगुजा के क्षेत्र की जनजातियों की आप चर्चा कर रहे हैं और वहीं पर सीता बेंगरा है। हमने कुछ अभी फोटो देखे हैं कुछ दिन पहले, लेकिन जब हम आज से 30-40 साल पहले सीता बेंगरा जाते थे, देखते थे, तो जो उसमें चित्र बने हुए हैं या जो स्वरूप था, अब बहुत कुछ आधुनिक रूपों में उसमें परिवर्तन भले आ गया हो, लेकिन वो एक जीवंत विरासत के रूप में एक दंडकारण्य में उपस्थित है। तो उसके साथ साथ जो सरगुजा में गीत हैं, अब हमारे समय में हो सकता है आपको मिल जाए या ना मिले, एक आदिवासी आते थे हमारे यहाँ जन, जो कॉलेज में वो वाडफ नगर के पास के थे, पूरी रामायण वो सरगुजिया बोली में सुनाते थे, पूरी रामायण। अब उस समय दुर्भाग्य था कि मेरी भी दृष्टि नहीं थी कि उसको हम संकलित करते, अब नाम भी उनका मैं नहीं जानता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं। मैं केवल निवेदन ये करूंगा कि अभी तो आप सारा संकलन करिए, क्योंकि अगर आप लोकगीतों का ही संकलन करने, पूरा छापने की हम लोग कोशिश करेंगे तो कई हजार पृष्ठ हो जाएंगे केवल सरगुजा की। बस्तर की या अन्य छत्तीसगढ़ की जो अन्य जनजातियों में जो राम की परंपराएं हैं, इंसाइक्लोपीडिया में किस तरह से लिखा जाएगा, जब से ये
विषय आप लोगों ने दिया है और मैंने एक दो वेबिनार आप लोगों का अटेंड किया है, तो जनजातीय परंपराएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ में राम से जुड़ करके, चूंकि उनके ननिहाल है छत्तीसगढ़ महाकौशल, तो इस तरह से ये जो दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र है, तो लिखने में मैं ललित जी से भी चाहूंगा और आप लोगों से बात विचार भी इसमें सुनूंगा कि कैसे हम आप विचार कर रहे हैं कि कैसे इसको इंसाइक्लोपीडिया के रूप में हम उन लोक गीतों, लोक कथाओं, लोक परंपराओं जो राम से संबंधित है, वो एक बृहद साहित्य होगा, संकेत के रूप में हम कैसे इसको संकलित करें। केवल मेरा एक निवेदन यह है कि जो भी सर्वे आप करते हैं उसका संदर्भ जरूर डालें, किस गांव में है, किसके द्वारा आपने सुना, और ये लोकगीत या लोक कथा कितने क्षेत्र में ये व्याप्त है इसका, या कोई लोक चित्र परंपरा है तो कितने क्षेत्र में ये, उसका एरिया जरूर उसका आना चाहिए। तो वो जब वो वही एनसाइक्लोपीडिया के लिए वो संदर्भ बहुत आवश्यक है। और कुसुम वर्मा जी हमारी लखनऊ से जुड़ गई हैं, ये लोकगीतों, नमस्कार। तो आप खुद जानकार हैं और आपके माध्यम से अवध और सरगुजा का जो एक, जैसे सरगुजिया बोली भोजपुरी और अवधी से काफी कुछ उसका प्रभाव मिलता है। वहां पर एक और बात है जनजातियों के साथ कि जैसे पहाड़ी कोरबा या इस तरह की जो जातियां मिलती हैं वो एक और रिमोट ट्राइब में है। मैंने कुछ शोध कार्य किया था जब मैं डिग्री कॉलेज में वहां था, तो पहाड़ी कोरबाओं में भी कुछ बहुत ऐसा प्रभाव मिलता है। एक जो जमीन में होते हैं के नीचे, पहाड़ के नीचे कोरबा, उनमें अलग है, और जो पहाड़ी कोरबा होते हैं, तो मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मैंने करीब 10 दिन वहां पर मैं रहा हूँ। मैंने किताब भी पहाड़ी कोरबाओं पर लिखी थी। उस समय मुझे बहुत ज्यादा इसका अनुभव नहीं था कि राम कथाओं पर संकलन किया जाए। तो मेरा बस आप सबसे यही अनुरोध है कि जनजातियों का एक समृद्ध भंडार छत्तीसगढ़ में है, जैसे कि पुरातत्व का भी अभिलेख का भी वहां है, इसी तरह से सरगुजा की जनजातियों का भी है। एक मानक मानते हुए अभी तो हम ये चाहते हैं कि जितना सामग्री मिल सके उसका आप संकलन करें। हम इसको अलग से प्रकाशित करेंगे। कुछ सुझाव आया था कि इसका एक महीना, हर महीने हम लोग एक पत्रिका भी प्रकाशित करें, जो सामग्रियां आ रही हैं वो उसमें छपे। तो उसमें भी आप विचार करें कि अगर क्या छत्तीसगढ़ से ऐसी सामग्री मिलती है जो साइमल्टेनियस एक समानांतर रूप में हम एक पत्रिका के रूप में हम प्रकाशित करें। और हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसे आप इसका संकलन करके कैसा आप विचार कर रहे हैं इसको लाने के लिए। और सरगुजा की जो राम की परंपरा है वो मैं विद्वानों से खुद सुनूंगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया और इस बड़े आयोजन के लिए भी आप अपना समय निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन के लिए। आपने जो जानकारी दी वो अद्भुत है। आपने बताया कि किस प्रकार से सरगुजा के आदिवासी संस्कृति के लोग रामायण से जुड़े हुए हैं और कैसे उनके जीवन के ऊपर रामायण का प्रभाव है। और जो आपने पत्रिका की बात कही है, पत्रिका निकालना बहुत ही अच्छा प्रयास होगा सर। यहाँ से बहुत सारे लेख आपको प्राप्त होंगे और उन लेखों का प्रकाशन करना बहुत ही उचित होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महेंद्र जी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय महेंद्र जी हमको दिखाई पड़ गए।